नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसके ऊपर आज ज्ञानेश्वर ने सुबह सुबह बम फोड़ा है। आज बिहार की जनता को बताएंगे ज्ञानेश्वर कि कहां से चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आज आपने सुबह सुबह एक बड़ा बम फोड़ा, क्या है पूरा मसला? नहीं, देखिए, ये तो स्पष्ट ही हमने तो सुबह ही ट्वीट कर दिया था कि चिराग पासवान हाजीपुर से ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जमुई से नहीं? जमुई से नहीं लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे। हाजीपुर उनके पिता की कर्मभूमि है जी, रामविलास पासवान की। और जो परिवार की स्थिति है, वैसे में हाजीपुर जाना चिराग पासवान की मजबूरी है। देखिए, अभी हमने ये नहीं कहा है जी कि जमुई लोजपा नहीं लड़ेगी, मतलब चिराग पासवान की लोजपा, लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर लड़ेंगे। पशुपति पारस का क्या होगा, यह पशुपति पारस जाने। जी और मेरी जानकारी ये है, दिल्ली में ही हूं जी कि बीजेपी के नेतृत्व को भी बता दिया गया है। चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान ने बता दिया है कि मुझे हाजीपुर लड़ना है। और बीजेपी को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति न होना बहुत ही खतरनाक संकेत है पशुपति पारस के लिए कि उनके पॉलिटिकल कैरियर का क्या होगा। यदि वे हाजीपुर नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ने को जाएंगे या नहीं ही लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान तो पशुपति पारस को फिनिश करना चाहते हैं और पशुपति पारस भी चिराग पासवान को फिनिश करना चाहते हैं। देखिए, चाचा ने यहां तक कह दिया कि वह तो मेरे खून का ही नहीं है, मतलब मेरे परिवार के खून का नहीं है। नाम तक सुनना नहीं पसंद करते हैं, चिराग पासवान भी नहीं सुनना पसंद करते हैं। और एक बात आपको बताएं, यह ताज्जुब करने वाली बात होगी और यह नई जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आपको पता है, पशुपति पारस के साथ 5 सांसद हैं उनके साथ, मतलब उन्हें मिलाकर। इनमें से 2 सांसदों ने चिराग पासवान से मुलाकात कर ली है। महबूब अली कैसर की तस्वीर तो आपने देखी होगी, गले मिले थे। लेकिन एक और सांसद है, नाम अभी हम नहीं बताना चाहते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल और बढ़ने दीजिए तापमान। तो एक और सांसद हैं जो चिराग पासवान से जाकर मिल चुके हैं कि मैं दंडवत हूं, ठीक है ना। वो महिला हैं कि पुरुष हैं, यह भी हम नहीं बताना चाहते हैं। मैं दंडवत हूं और मैं लड़ना चाहता हूं आपके साथ ही। तो जो गिले शिकवा है उसे भुलाने की तैयारी। पारस के सांसद चिराग के पास पहुंच गए हैं? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। और देखिए, बीजेपी भी इस बात को जानती है कि वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान के पास है। लेकिन देखिए, कुछ और जो खबरें हैं आपको हम बताएं, आप जानकर चौंक जाएंगे कि चिराग पासवान से लगातार तेजस्वी यादव भी संपर्क कर रहे हैं। चिराग पासवान से? देखिए, चिराग पासवान से बीजेपी तो संपर्क में है ही, चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों से, लेकिन तेजस्वी भी संपर्क कर रहे हैं। आपका सवाल ये होगा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार हैं तो चिराग पासवान की जगह कहां होगी? ठीक है ना। लेकिन देखिए, जब अलायंस की बात होती है तो कई तरीके की बातें होती है। अलायंस विद इन अलायंस, मतलब गठबंधन के भीतर गठबंधन। 2017 भी मुझे याद है, रामविलास पासवान तब थे और जब वापस हो रहे थे नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए में, तब भी रामविलास पासवान की आपत्ति थी। लेकिन बीजेपी वालों ने तब रामविलास पासवान को यह कहकर समझाया था, आपको पता है रामविलास पासवान बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे राजनीति में, यह कहकर समझाया था कि आप मुझसे मतलब रखिए, भाजपा से मतलब रखिए, आप नीतीश कुमार से मतलब क्यों रखते हैं। तो अलायंस और अलायंस विद इन अलायंस। अब देखिए, जो हमने कहा कि तेजस्वी यादव भी संपर्क में है, इसके पीछे क्या मायने हैं इसको समझने की जरूरत है। देखिए, एनडीए चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों को अपने साथ रखना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा तो वहीं गए और आपको पता है आज के दिन ही उन्हें जेट सिक्योरिटी भी मिल गई। पशुपति पारस जो अपने भतीजे को मिली जेट सिक्योरिटी पर आपत्ति कर रहे थे कि सिक्योरिटी होने से क्या होता है, सिक्योरिटी तो रहने के बाद भी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद लोजपा ने अटैक किया कि क्या आप इस बात का पूर्वानुमान कर रहे हैं कि चिराग पासवान की भी हत्या हो सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा को आज सिक्योरिटी मिल गई। अब इस पर पशुपति पारस का क्या मंतव्य होगा मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, समझने की बात यह है कि एनडीए मतलब बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वह
इस असमंजस में फंसी है। उपेंद्र कुशवाहा का सीट एडजस्टमेंट करीब करीब हो चुका है, ठीक है ना। उन्हें कहां से लड़ाना है, काराकाट से वो स्वयं लड़ेंगे। अब उनके लिए दूसरी या तीसरी सीट, मतलब 2 सीटें और बात चल रही है। अब 2 पर फाइनल होता है, 3 पर फाइनल होता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी में टक्कर हो गया एनडीए के अंदर जी। चिराग पासवान उतनी सीटें तो चाहते ही चाहते हैं जो 2019 में उन्होंने लड़ी, मतलब 6 सीटें और एक राज्यसभा की सीट भी चाहते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे गए थे। अब किसे राज्यसभा भेजना चाहते हैं यह तो चिराग पासवान जानते होंगे। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि मुझे भी चिराग पासवान से कम सीट नहीं चाहिए। मुकेश सहनी का कहना है जी। अब देखिए, ये जो डिमांड है, विशलिस्ट है, यह बीजेपी को परेशान करती है कि आखिर कितनी कितनी सीटें हम किसको किसको बांट दें जी। उम्मीदवार कौन किसके पास है, पहलवान कौन किसके पास है। मुकेश सहनी के लिए भाजपा अपनी भी एक सीट छोड़ने को तैयार है, जीती हुई सीट जी। मुकेश सहनी स्वयं भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, यदि राज्यसभा की कोई व्यवस्था हो जाए जी। तो अब मुकेश सहनी को चिराग पासवान के बराबर क्यों सीट चाहिए, और चिराग पासवान को यह बात क्यों नहीं मंजूर है, और मुकेश सहनी को यह बात क्यों नहीं मंजूर है कि चिराग पासवान से मुझे कम सीट। तो मुकेश सहनी यह कह रहे हैं जी कि हमारा वोट बैंक बड़ा हो गया। चिराग पासवान ने जो भी चुनाव जीते हैं जी वो बीजेपी के साथ रहकर लोकसभा का चुनाव जीता है। लेकिन याद रखिए कि 2020 में चिराग पासवान ने अकेले लड़ा विधानसभा चुनाव 137 या कितनी सीटों पर, और उन्होंने एक शक्ति दिखाई। लेकिन लोगों ने यह भी माना कि ये बीजेपी की बी टीम है, जैसा नीतीश कुमार कहते हैं कि इरादा जेडीयू को डैमेज करने का था जी। लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास जो वोट बैंक है, हमने जब चाहा आपको चुनाव हरा दिया। उपचुनावों की चर्चा हो रही है, सिमरी बख्तियारपुर की चर्चा हो रही है, बुछा की चर्चा हो रही है, मोकामा में किस तरीके से नीलम देवी का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। तो यह चर्चा जो है, तो अब बीजेपी यह बात समझ में नहीं पा रही है। अब देखिए, मुकेश सहनी ने पटना का सरकारी बंगला खाली कर दिया जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार उस बंगले को खाली कराने के लिए एकदम परेशान थे। मुकेश सहनी को छूट मिली हुई थी। आप रहिए, बिहार में बहुत सारे नेता हैं जिन्हें छूट मिली हुई है, दिल्ली में भी हैं, ठीक है। राहुल गांधी का बंगला खाली करा दिया जाता है, ये दूसरी बात है, ठीक है ना। लेकिन मुकेश सहनी ने जब बंगला खाली कर दिया, आपको पता ही है कि उन्हें भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली, वे भी सीआरपीएफ सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। तो मुकेश सहनी और चिराग पासवान दोनों, तो तेजस्वी यादव को लगता है कि 2024 की लड़ाई तो है ही बहुत कठिन, और आपको पता है कि विपक्षी एका का एक सबसे बड़ा प्रयास बिहार से ही प्रारंभ हुआ है और उसके अगुवा नीतीश कुमार हैं, साथ में तेजस्वी यादव हैं। इसी महीने 17 या 18 दलों की बैठक की बात भी चल रही है। तो चिराग पासवान भी जानते हैं। देखिए, चिराग पासवान को इस बात की जानकारी, ये आपको हम 2014 की बात बताएं, 2014 के चुनाव तक रामविलास पासवान तो यूपीए के साथ ही थे चुनाव के पहले तक। लेकिन यह कांग्रेस की भूल थी कि रामविलास पासवान चले गए एनडीए में। हाँ, हुआ क्या था मुझे ठीक से याद है कि देखिए, कांग्रेस में समस्या क्या है कि राहुल गांधी से मुलाकात वो एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ाई से ज्यादा कठिन कार्य है। राहुल गांधी से मिलना तो 2014 में हुआ ये कि रामविलास पासवान सोनिया गांधी जी के लगातार संपर्क में थे। सोनिया गांधी तैयार भी थी, और तब ऐसा दिख नहीं रहा था कि मोदी की कोई लहर आने वाली है कि मोदी प्रधानमंत्री ही बन जाएंगे। वे निकले थे, मतलब अभियान पर, चेहरा हो गए थे, ब्रांड हो गए थे। तो रामविलास पासवान की कई बार बातचीत सोनिया गांधी से हो चुकी थी, लेकिन हर बातचीत में सोनिया गांधी राजी तो थी, लेकिन कहती थी कि राहुल गांधी से बात कर लीजिए। लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात हो तब ना। राहुल गांधी से मुलाकात करने में रामविलास पासवान के भी पसीने छूट गए थे, समय ही नहीं मिलता था। सोचिए राहुल गांधी अपने को क्या मानते हैं। तो समय गुजरता जा रहा था, अप्रैल मई में चुनाव थे, और इसी बीच मकर संक्रांति, आपको मालूम है 14 जनवरी 2019 का यह वाकया है, किस्सा है। राजनाथ सिंह रामविलास 14 जनवरी 2014 में राजनाथ सिंह पहुंच गए
रामविलास पासवान के घर दही चूड़ा खाने। जी अब वही पॉलिटिकल गपशप शुरू हो गई, बातें निकल गई कि कांग्रेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो राजनाथ सिंह ने न्योता दे दिया रामविलास पासवान को कि अरे हम हैं ना, उस समय राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष थे, जी हम हैं ना, आप इधर ही आ जाइए। तो राहुल गांधी ने नहीं मिलने की भूल कर रामविलास पासवान को जरा कर दिया। मैं बिहार के ही एक कांग्रेस विधायक को जानता हूं, जी पिछले साल भर से राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिश की, नहीं मुलाकात हुई। और छोड़ दीजिए, रणदीप सुरजेवाला से भी मिलना मुश्किल हो जाता है इस पार्टी में। और देखिए बीजेपी वहां 24/7 केवल पॉलिटिकल, यदि इनसे मुलाकात नहीं होगी तो उनसे तो मुलाकात होगी ही होगी, और उनके मार्फत वहां तक आपका संदेशा पहुंच जाएगा। तो कांग्रेस में परेशानी ये है। इसलिए आप देखते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रयास शुरू किया तो इन नेताओं से बात हो रही है, राहुल गांधी कहां कितनों से बात करते हैं, और इसीलिए कोई विपक्षी एका नहीं हो पाता है। तो चिराग पासवान हाजीपुर ही लड़ेंगे। अब पशुपति पारस का क्या होगा, प्रिंस पासवान का क्या होगा, प्रिंस राज का क्या होगा। प्रिंस राज के बारे में और कई तरीके की चर्चाएं हैं, बीजेपी भी सोच रही है, ठीक है ना जी। एक वो पुराना वाला केस भी आपको याद होगा जी, जिसे लेकर बहुत बदनामी हुई थी जी। केस शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, दबा हुआ है जी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए बिहार की राजनीति गरमाएगी जी। और सीट किसे कौन सी मिली, कितनी संख्या में मिली, इसे जानने में वक्त तो लगेगा, लेकिन ये तय है कि चिराग पासवान हाजीपुर से ही लड़ेंगे और पशुपति पारस को पैदल करेंगे। कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि पशुपति पारस के खिलाफ लड़ना पड़ा, तब भी चिराग पासवान हाजीपुर लड़ना नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर ही लड़ेंगे। चलिए, तो ज्ञानेश्वर ने आपको बता दिया कि चिराग पासवान आगामी लोकसभा चुनाव हाजीपुर से ही लड़ेंगे। अगर लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।